चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे अभी हम लोग ने हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में जो है संक्षिप्त जानकारी ली। तो संक्षिप्त में मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हिंदी की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत की उत्पत्ति के बाद हुई, या उसी काल में जो है उसका अपभ्रंश, विभिन्न अपभ्रंशों के माध्यम से जो है हिंदी का विकास हुआ। और जो अपभ्रंश हैं वो अलग अलग अपभ्रंश हैं, जिसमें से सौरसैनी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पैसाची, वाचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी जो है ये महत्वपूर्ण अपभ्रंश है, जिसके माध्यम से आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती, सिंध मराठी, मगधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमी, पूर्वी हिंदी इत्यादि जो है का विकास हुआ। तो मुख्य रूप से जो है इसमें यही आवश्यक है कि हम लोग जो है इस सूची को याद रखें। हिंदी भाषा का अगर बात करें तो उसकी उपभाषाओं में जो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी, और इसमें जो मैक्सिमम है वो सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और सौरसैनी से संबंधित जो है पहाड़ी उपभाषाएं का विकास हुआ है। खड़ी बोलियों में जो है हम लोग देख ही रहे हैं कि बोलियों में खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, कोरवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, बघेली, और जो है राजस्थानी से पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी राजस्थानी बोली, जिसमें जो है आपका मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी से संबंधित जो है बोलियों का विकास हुआ। बिहारी से भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों का विकास हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं कि अवहट से संबंधित जो है, जो पुरानी हिंदी अवहट है, ये आखिरकार है क्या। तो पुरानी हिंदी या अवहट, पुरानी हिंदी को ही जो है हम लोग अवहट के रूप में जानते हैं। तो इसमें जो है अवहट जो है वो पुरानी हिंदी का ही प्रकार है। पुरानी हिंदी को ही अवहट के रूप में हम लोग जानते हैं। अवहट विकृत रूप के अपशिष्ट का है, जिसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। अवहट का साहित्य में प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक भारतीय आचार्य भाषाओं के रूप ग्रहण के बीच का काल संक्रांति काल है। इसका कालखंड जो है आपका 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। अपभ्रंश भाषा रूढ़ हो चुकी थी, यानी अपभ्रंश भाषा पुरानी हो चुकी थी, और कथ्य भाषा का स्वरूप इससे विकास की अगली सीढ़ी की ओर अग्रसर हो चुका था। हालांकि काव्य भाषा के रूप में अपभ्रंश में साहित्य की रचना होती रही, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की प्राचीन रचनाओं में भी अपभ्रंश रूपों का व्यवहार होता रहा। आचार्य हेमचंद्र ने 12वीं सदी में अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखा, जो अपभ्रंश को सिद्ध करता है। भाषा के रूप में सदैव के रूप में सौभाग्य प्राप्त होता है। तो 12वीं और 16वीं शताब्दी तक की भाषा संक्रांति काल की भाषा मानी जाती है, क्योंकि ईसा की 16वीं सदी से आधुनिक भारतीय आर्य समाज में साहित्य भाषाएं मिली थी। तो मोटा मोटी यही आप समझे कि पुरानी हिंदी जो है वही अवहट हिंदी के रूप में जो है इसका विकास हुआ।
अवहट्ट, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकाली भाषाएं हैं, जो कि यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिंगल। डिंगल से संबंधित जो है हम लोग संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। डिंगल, जिसे प्राचीन राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है, नागरी लिपि में लिखी जाने वाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है, जिसमें गद्य के साथ साथ काव्य में भी साहित्य की यह बहुत उच्च स्वर की भाषा है और इसके काव्य उच्चारण की विशिष्ट शैली की आवश्यकता होती है। डिंगल का उपयोग राजस्थान, गुजरात, कच्छ, मालवा, सिंध सहित आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अधिकांश डिंगल साहित्य की रचना चरणों द्वारा की गई। डिंगल का उपयोग राजपूत और चारण युद्ध नायकों के मार्शल कारखानों की प्रशंसा करके युद्धों में सैनिकों को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता था। तो मोटा मोटी यही है कि डिंगल को जो है हम लोग प्राचीन राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं। नागरी लिपि में लिखी जाने वाली यह एक प्राचीन भारतीय भाषा है, जिसमें गद्य के साथ साथ काव्य की भी साहित्य मिलती है। गद्य और काव्य, इसमें दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। बहुत उच्च स्वर की भाषा है ये। काव्य उच्चारण विशिष्ट शैली में इसकी आवश्यकता होती है। डिंगल का उपयोग जो है राजस्थान, गुजरात, कच्छ, मालवा और आपका सिंध के आसपास के ही क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है थ्योरी पार्ट रहा। संक्षिप्त में हम लोगों ने हिंदी भाषा ज्ञान, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, इस संबंध में हम लोग जो है जानकारी लिए। अब इस संबंध में आगे हम लोग इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इससे संबंधित संक्षिप्त जो परीक्षा उपयोगी तत्व है उसको भी हम लोग अब आगे जाने। चलिए, हम लोग जो है प्रतियोगिता परीक्षा से महत्वपूर्ण तत्व जो है इसका संक्षिप्त रूप में जो है जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये इसका जो पूरा हम लोग ये हिंदी भाषा उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी पढ़ें, उसका संक्षिप्त रूप क्या है। पहला है, हिंदवी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। सिंधु शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी ये फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला है आपका 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और 17वीं शताब्दी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों ही भाषा का प्रयोग किया गया। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा को हिंदुस्तानी संज्ञा दी, किंतु जनमानस ने हिंदी शब्द ही स्वीकार किया। भारतीय आर्यों की भाषा 3500 वर्ष के विकास क्रम की 3 चरणों में विभाजित की गई। सबसे पहला चरण हम लोग देख लेते हैं भाषा। पहला है आपका प्राचीन आर्य भाषाएं, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत रखी गई। और प्राचीन आर्य भाषा की जो ईस्वी थी वो 500 से लेके 2000, इसको 2000 से लेके 500 ईसा पूर्व कहेंगे। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत 2000 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व जो है लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। इसमें हम लोग देखें कि मध्यकालीन में जो है आपका 500 से लेके 1000 ईस्वी, इसमें ईस्वी पूर्व था, इसमें ईस्वी है, जिसमें पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और अवहट्ट का विकास हुआ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो है आधुनिक आर्य भाषाएं, ठीक है, जिसमें जो है आपका 1000 ईस्वी से
लेके जो अब तक की भाषाएं हैं, जिसमें जो है आपका हिंदी, बंगाली, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती से संबंधित जो है ये सारी भाषाओं का उत्पत्ति हुआ। इसमें हम लोग आगे कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। भाषिक विशेषता के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जो कि हम लोग अभी देखे। भाषाविदों ने हिंदी भाषा का उद्भव स्रोत सौरसैनी अपभ्रंश को माना है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में आपका अवहट्ट भाषा का रूप प्राप्त होता है। विद्यापति की कृति कला में अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। प्राचीन प्राकृत भाषा पाली भाषा कहलाती है। अर्ध माधवी अपभ्रंश से अवधी भाषा का विकास हुआ है। खड़ी बोली की पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी और पहाड़ी ताली, बिजनौरी आदि पर उप बोलियां हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से बुंदेली बोली का विकास हुआ है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, जो कि पहले हम लोग जो है सूची में ये सारा वन लाइनर देखे हैं। अगला है आपका बाचड़ अपभ्रंश हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश तत्सम शब्द है। इस तरह अपभ्रष्ट शब्द भी तत्सम है। अपभ्रंश में 10 स्वर, जिसमें 2 भाग ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित है। ह्रस्व स्वर में जो है ओ आ ई ए ओ, और दीर्घ स्वर में जो है आ ई उ ए औ आते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश साहित्य से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक जो है डॉक्टर रिचर्ड पीसेल को माना जाता है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र को कहा जाता है। अवहट्ट भाषा का समय जो है 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा। साहित्य अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा था। अवहट्ट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकार ज्योतिषीवर ठाकुर में मिलता है। हिंदुस्तानी भाषा पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। जो पुरानी मारवाड़ी है उसी को डिंगल कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट थे। इसमें और 2 टॉपिक हैं कि आपका आदिकालीन चारण कवियों द्वारा वीर गाथा काव्य लिखे गए थे। डिंगल में श्रृंगार, वीर भक्ति, नीति परक साहित्य का भंडार है। अब हम लोग जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आगे देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। हम लोग शुरू करते हैं, जो कि थ्योरी हम लोग संक्षिप्त रूप में पढ़ें। मैंने जो है 10 पेज का थ्योरी को जो है कोशिश किया है कि 3 पेज के अंदर जो है संक्षिप्त रूप में बता सकूं, और आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी जो है संक्षिप्त रूप में जो है ताकि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग 20 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, इसका प्रयास करूंगा।
तो पहला जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, तो हम लोग इस संबंध में अगर देखें तो सबसे प्राचीनतम जो भाषा होगी वो आपका वैदिक संस्कृत होगी। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में जो है आपका वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा हम लोग चलते हैं कि अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है, तो तीसरा जो है सी नंबर इसका आंसर है। अपभ्रंश भाषा का काल जो है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के बीच है, जो कि ऑब्जेक्टिव में हम लोग अभी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में इसको हम लोग देखें जितना भी थ्योरी की है। अगला है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो हम लोग देखे थे कि हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला है इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो इस संबंध में हम लोग इसका आंसर अगर देखें तो 5 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी। डिंगल को जो है अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। अगला हम लोग चलते हैं छठा में, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो 6 का आंसर होगा सी अपभ्रंश। इसको हम लोग अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा के रूप में श्रेणीबद्ध करते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ, तो 7 नंबर का आंसर है डी 1000 ईस्वी के आसपास। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्त और वचनों के आधार पर बने हैं, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए 24। अगला हम लोग चलते हैं हिंदी में किस भाषा के मूलतः कितने रूप बनते हैं, तो 9 नंबर में हम लोग चलेंगे, इसका डी आंसर होगा 2। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, 10 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सी आपका 18 बोलियां हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा जो है ख़त्म करेंगे। कुल 62 ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी को आप रिवीजन कीजिए, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पहला जो चैप्टर है वो कैसा लगा दोस्तों, इससे संबंधित जो है आप कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैराथन में लास्ट 20 दिनों में हिंदी भाषा जो कि 50% इसका वेटेज रहेगा, जो कि क्षेत्रीय भाषा जिन्होंने लिया है, सभी को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में।